हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, जो आपके 2020 में नया सिलेबस आया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक संपूर्ण मध्य प्रदेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश का नया सिलेबस लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, उसमें मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है कंपेयर जो कि पहले सिलेबस था। आपके 2014 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। अभी जो 2020 में सिलेबस जारी किया है, मध्य प्रदेश नया सिलेबस लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, तो उसमें मध्य प्रदेश का वेटेज काफी ज्यादा कर दिया है। ऐसे में आपको मध्य प्रदेश को स्पेशल कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, वो भी एक ऑथेंटिक बुक के साथ, एक अच्छी बुक जो कि अच्छा राइटर हो और जो कि वैल्यूएबल हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो और टू द पॉइंट हो। तो ऐसे में मुझे लगा कि बच्चों को अभी हाल ही में कोई बुक ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है हो पाई है। यदि बुक हो भी जाती है तो बुक में तो समझाया नहीं जाता, अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं किया रहता। तो मैं आपको अपना पूरा कोशिश करूंगा अच्छे से साथ आपको मध्य प्रदेश जो नया सिलेबस आया है उसको संपूर्ण कवर करूं, और एक भी क्वेश्चन यदि वहां से टू द पॉइंट सिलेबस को कंप्लीट करते हुए एक भी पॉइंट को न छोड़ूं और न ही मिस करूं। तो चलिए अभी मैं जो सिलेबस आया है उसके नेचर को समझ लेता हूं, 2 मिनट की आखिर इसका क्या नेचर है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार पढ़ाऊंगा आज, और उसके बाद वन बाय वन करके मध्य प्रदेश का औद्योगिक, मध्य प्रदेश की राजनीतिक, मध्य प्रदेश का आर्थिक, वन बाई वन करके मैं आपको मध्य प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन करवाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपके पर्यटन स्थल हो गया मध्य प्रदेश का, और जनजाति हो गए, जनजाति मध्य प्रदेश की हो गई, जो पिछड़ी जनजाति है, सहरिया, बैगा, भारिया है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं ज़्यादा अच्छे से, यानी कि मेन फोकस, और उसको आपको डिटेल में कंपेयर इनके, और जो आपके टू द पॉइंट ना होकर यानी सिलेबस से हट के हैं उनको भी, उस एरिया को भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो चलिए मैं भी जो 2020 में 2020 में नया सिलेबस मध्य प्रदेश ने जारी किया है उसके नेचर को समझते हैं कि क्या है, उनका क्वेश्चन पूछने का क्या नेचर है। तो जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है, आपके नया सिलेबस है जो जारी किया है, तो उसका नेचर आप इस प्रकार समझिए कि वहां आपसे एक यूनिट रहेगा, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में 5 यूनिट रहेंगे, टोटल 5 यूनिट रहेगी एक सब्जेक्ट में। उसमें एक यूनिट से 3 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर से पूछे जाएंगे। इन 3 नंबर के क्वेश्चन को आप 1 या 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि जो 3 क्वेश्चन रहेगा आपका वो 3-3 नंबर का रहेगा। और इस प्रकार से आपके एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि आपका जो एक सब्जेक्ट का पेपर रहेगा वो 150 नंबर का पेपर रहेगा, जबकि जो पेपर 3 नंबर है आपका इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी का है, वो उसमें 10 यूनिट दिया है और उसमें एक ही पेपर होगा, वो भी आपके 300 नंबर का पेपर होगा। तो जो अभी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर प्लस थर्ड पेपर क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ यूनिट उन्होंने ज्यादा कर दिया है, मतलब सब्जेक्ट में डिवाइड ना करके 2 पार्ट्स में डिवाइड ना करके ओनली 1 सब्जेक्ट कर दिया है। तो एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसी में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक यूनिट से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि 3-3 नंबर के आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि जो कि 11 नंबर का रहेगा, और ये आपके एक ही क्वेश्चन रहेगा, और ये आपकी 11 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से एक यूनिट से आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा, और इसी प्रकार से आपकी 5 यूनिट रहेगी, और इसी प्रकार से आपको 150 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट से आपसे 150 नंबर का पूछा जाएगा। अभी इसके पहले जब जो आप बच्चे एग्जाम दे रहे थे, जो भी फ्रेशर हैं उनके लिए तो ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उनसे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि अभी जो नया सिलेबस आया है वहां पे पैटर्न चेंज कर दिया है, और 20% सिलेबस भी चेंज किया है। ज़्यादा तो सिलेबस मैं नहीं कह सकता हूँ सिलेबस ज़्यादा चेंज किया है, सिलेबस ज़्यादा नहीं चेंज किया है, 20 से 25% ही सिलेबस चेंज किया है।
तो जो सिलेबस चेंज किया है, तो मैं आपको ये मध्य प्रदेश कंप्लीट करने के बाद मैं आपको जो सिलेबस मध्य प्रदेश ने नया सिलेबस अपडेट कर दिया है, नया सिलेबस दिया है, मैं उसको आपको संपूर्ण पढ़ा दूंगा। तो चलिए मैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देख लेता हूँ। तो मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भाग के अनुसार 7 भागों में बांटा गया है। जब हमारा मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था, यानी 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था, उस समय मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भाग के अनुसार 9 भागों में बांटा गया था। जबकि अभी जो करंट में है, तो प्राकृतिक भाग के अनुसार मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद सबसे ज्यादा किस क्षेत्र कौन से हानि हुई, तो आर्थिक हानि हुई। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ये आपके ये पठार वाला, ये आपके ढक्कन का पठार का एरिया था, तो यहाँ पे आपकी खनिज संपदा से काफी संपन्न एरिया था। तो छत्तीसगढ़ में चले जाने की वजह से आपको मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा आर्थिक हानि हुई। तो ये आपके मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग 7 है, 7 भागों में बांटा गया है। जबकि मध्य जो उच्च प्रदेश है, इसको 5 भागों, मध्य उच्च प्रदेश इसको 5 भागों में बांटा गया है। आपके मध्य भारत का पठार, पहला मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यहाँ श्रेणी शब्द आपको थोड़ी टफ लग रही होगी या नहीं समझ में आ रही होगी। तो श्रेणी उन्हें बोला जाता है जब छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह हो जाता है, यानी कई छोटी छोटी पहाड़ियां हो जाती हैं, तो इन समूह को हम श्रेणी बोलते हैं। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरा जो फिगर मध्य प्रदेश का है, तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत अच्छे से नहीं बना पाता हूँ फिगर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि मैं आपके साथ पढ़ाता रहूँगा, तो आने वाले कुछ ही टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिगर बनाऊंगा कंपेयर जो अभी बनाया हूँ। तो जो ये मालवा का क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। आपके जो मालवा का क्षेत्र है, तो ये लगभग 28% मध्य प्रदेश का क्षेत्र कवर करता है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, तो यहाँ पर उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है। उत्पादन यहाँ काफी ज्यादा होता है। ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, और ये कर्क रेखा के समांतर चलती है। नर्मदा सोन घाटी किसके समांतर चलती है, तो कर्क रेखा के समांतर चलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो लैंड लॉक्ड राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश को ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है, ना तो वो समुद्री सीमा टच करती है। जबकि अब मध्य प्रदेश के अंदर यदि सोचें कि कितने जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, तो 18 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। ये क्षेत्र आपके सतपुड़ा का क्षेत्र है, ये आपके बघेलखंड का क्षेत्र है, ये आपके बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र है। एक बार फिर फिगर से आप देख लीजिए कि ये मालवा का पठार का क्षेत्र है। ये आपके इतना क्षेत्र जो है वो मालवा का पठार का क्षेत्र है। जबकि ये आपके बुंदेलखंड का यहाँ से जो इस साइड एरिया है, यहाँ से एरिया है, यहाँ से थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही फ्रेंड्स, मैं कुछ ही टाइम बाद लाइटिंग काफ़ी अच्छी कर लूँगा। बुंदेलखंड का पठार है। इसके बाद आपके यहाँ पे बघेलखंड का पठार होता है। यहाँ इस साइड जो ये एरिया है आपके, ये बघेलखंड का पठार है, और ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। मध्य प्रदेश का जो विस्तार देखें तो आपके 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। वहीं आपके पूर्वी विस्तार है वो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर आपके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और ये मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। जब मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा या विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि गोंडवाना लैंड क्या है और कब इसकी उत्पत्ति हुई, महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। पेंचिया और पैंथालसा, पेंजिया महाद्वीप था और पैंथालसा महासागर था। इनकी विस्फोटक से आपके बड़े बड़े चट्टानों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं से जो आपके ऊपर साइड चले जाते हैं, जो यानी नॉर्थ साइड चले जाते हैं, उन्हें हम आपके
पेंजिया बोलते हैं, और जो नीचे साइड आ जाते हैं उनको आपके सॉरी उत्तरी आपके जो ऊपर साइड चले जाते हैं वहाँ से आपके अमेरिका और यूरेशिया यूरोप वगैरह की उत्पत्ति होती है, जबकि नीचे जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की उत्पत्ति होती है, महाद्वीप की उत्पत्ति होती है। उन्हीं में आपका एक आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश आपके अफ्रीका से कट के आया हुआ था, और इसको आपके अरावली पर्वत यानी वशिष्ठ पर्वत का ही भाग है। तो जब ये मैं आपको मध्य प्रदेश यानी कि विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको महाद्वीपीय विस्थापन को डिटेल में पढ़ूंगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आपको शॉर्ट में मैं इतना बता दे रहा हूँ कि समझ लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। जो ये रेखा है आपकी, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, जो कि बीच की होती है, सेंट्रल पॉइंट होती है। इसको आपके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। जबकि आपके जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाती है, ऊपर साइड जाती है, या इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको आपके साउथ पोल बोलते हैं। 23.5 डिग्री पे आपके कर्क रेखा होता है, और यही 23.5 डिग्री पे आपके मकर रेखा होता है, मकर रेखा होता है। और जो आपका ये रेखा होती है वो होती है आपके देशांतर रेखा होती है, जबकि जो ये रेखा होती है वो आपके अक्षांश रेखा होती है। जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, जबकि 68 डिग्री से लेकर आपके 97 डिग्री तक है। तो जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो आपके यहाँ 21 डिग्री से लेकर 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर आपके 26 डिग्री तक है। यहाँ मैंने बताया कि मध्य प्रदेश 37 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ 26 आपके मध्य प्रदेश की है। वहीं आपके 74 यानी 74 कहीं यहाँ स्टार्ट होगा, और 74 से लेकर 82 तक मध्य प्रदेश का विस्तार है। तो मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड में मध्य प्रदेश की स्थिति को प्रदर्शित किया है। और जब मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो मैं भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति को आपको बताऊंगा। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपके प्री के एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप यदि मेंस तो आपको लिखेंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा, प्री क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो प्री का भी आपको तैयारी अभी से करना ही चाहिए। और प्री के जितने भी फैक्ट्स, चूँकि मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में मुझे लगा ही कि ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको लिख लिया। चलिए हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है उससे जो सर्वाधिक टच करते हैं तो यूपी के जिले टच करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक जो जिले टच करते हैं वो यूपी के जिले हैं, वो लगभग 13 जिले टच करते हैं। वहीं 10 जिले राजस्थान के टच करते हैं, 9 जिले महाराष्ट्र के टच करते हैं, 7 जिले गुजरात के, 2 जिले आपके 7 जिले छत्तीसगढ़ के, 2 जिले गुजरात से। यहाँ 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा भी, तो 2 प्रकार का ही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की सीमा को कौन से राज्य के जिले टच करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यूपी के जिले टच करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि सबसे कम जिले किस राज्य के टच करते हैं, तो गुजरात के टच करते हैं। देखिए मैंने यहाँ बताया था कि मध्य प्रदेश की सीमा से टच करने वाले जो सर्वाधिक जिले हैं वो यूपी के हैं। अब ये यहाँ पे मैं ये बताऊंगा आपको मध्य प्रदेश के कितने जिले यूपी के जिलों को टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 12 जिले यूपी के टच करते हैं। मैंने यहाँ बताया था कि यूपी के 13 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, और यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के 12 जिले यूपी के सीमा को टच करते हैं। 9 जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान को टच करते हैं, 9 जिले मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र को टच करते हैं, 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ को, और 2 जिले गुजरात को। तो यहाँ यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 2 ही प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले कौन से राज्य को टच करते हैं। तो ये आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर यूपी होगा। वही सबसे कम जिले किससे टच करते हैं, तो आपका ये गुजरात होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के जो ये प्राकृतिक भाग है 7 है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा।
यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये 7 भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भौगोलिक स्थिति के अनुसार। चूंकि मध्य प्रदेश का जो एग्जाम होता है, प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक पॉइंट दे ही दिया जाता है आपको 3 नंबर से कि आप इसके बारे में लिखिए। वहाँ की जलवायु, वहाँ का कृषि, वहाँ का उद्योग क्षेत्र, वहाँ का पर्वत पठार क्या है, कृषि उत्पादन, वहाँ का संपूर्ण आपको मैं वहाँ की कितना वर्षा क्षेत्रफल है, वर्षा की मात्रा कितनी है, इन सब का अलग अलग से मैं एक मध्य भारत का पठार, इन सबको अलग अलग से विस्तार से 1 बाय 1 करके आपको पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रांग हो, और तो आप फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती आए सब्जेक्ट में, ताकि उनका भी अच्छे से एग्जाम निकले। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।